जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, दूसरी खबर आजम खां से जुड़ी है, तीसरी खबर बुलडोजर एक्शन पर हो रहे विवाद की और आखिर में बात ताजमहल की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम अरविंद केजरीवाल की। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इतना ही नहीं, इस मामले में वो कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे। जमानत के लिए क्या शर्तें होंगी? पहली, अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। दूसरी, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। तीसरी, अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथी, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। पांचवी, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। छठी, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे या जांच में सहयोग करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। यहाँ बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगी। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। अगली खबर आजम खां से जुड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। वो जेल में बंद हैं। रामपुर के एसपी रहते हुए अशोक शुक्ल ने उन्हें एक केस में बचाने की कोशिश की। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। शुरुआती जांच के बाद अब उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अशोक शुक्ल अभी सीबीसीआईडी के डीआईजी हैं। जांच की जिम्मेदारी अलीगढ़ की कमिश्नर चेत्रा वी और विजिलेंस विभाग आईजी मंजिल सैनी को दी गई है। दरअसल मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम पर दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी 1947 से 48 में भारत छोड़कर भारत चले गए थे। इमामुद्दीन कुरैशी 1947 और 48 के बीच में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियम विभाग के अंतर्गत दर्ज कर ली गई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। फर्जी प्रविष्टियां प्रकाश में आने पर सन 2020 में ये मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना के दौरान 2023 में विवेचक इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने हल्का लेखपाल के बयानों के आधार पर मोहम्मद आजम खां पर के नाम आरोपियों में शामिल कर दिया। हालांकि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने आदेश पात्रक रीडर एसपी 21/2023 दिनांक 17/5/2023 के द्वारा गजेंद्र त्यागी से विवेचना हटाकर अपराध शाखा में हस्तांतरित करते हुए इंस्पेक्टर श्रीकांत द्विवेदी को विवेचक बना दिया था। इसके बाद न केवल पुलिस जांच में ढिलाई बरती गई, इस मामले में जालसाजी की धारा 467/471 का विलोपन कर धाराओं को हल्का किया गया। साथ ही चार्जशीट से आजम खां का नाम भी निकाल दिया गया। ये मामला बाद में खुल गया और बात सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। आजम खां और अन्य आरोपियों को फायदा पहुंचाने के लिए अचानक विवेचना
बदलने के आदेश दिए जाने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक शुक्ल की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए ये कड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले को लेकर शासन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विवेचना बदलने के बाद चार्जशीट से आजम खां का नाम निकाले जाने और गंभीर धाराओं को कम किए जाने पर पुलिस अधीक्षक स्तर के बड़े अधिकारियों के संदिग्ध आचरण पर संज्ञान लेने में जरा भी संकोच नहीं किया गया और जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस जांच के घेरे में तत्कालीन एसपी रामपुर अशोक शुक्ल के साथ साथ पुलिस के अन्य अधिकारी भी हैं, क्योंकि सारा मामला अभिलेखी साक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इससे बच पाना अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट ने यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर से घर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रकाश की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ के सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दाखिल की थी। जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्ट्रेट ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया। आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी क्रिमिनल केस होने पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि परिवार के किसी सदस्य पर अपराध का आरोप लगना किसी के घर पर बुलडोजर चला देने का आधार नहीं बन सकता है। देश में कानून का शासन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर दोष बनता है या नहीं, या उसने क्या अपराध किया है, ये तय करना कोर्ट का काम है। किसी आरोपी की गलती की सजा उसके परिवार को नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलने जैसा ही है। आखिरी खबर ताजमहल से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा में झमाझम बारिश से हालात खराब हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से अब ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होने लगा है। गुरुवार दोपहर 3 बजे ताजमहल की मुख्य गुंबद से पानी टपकने पर हड़कंप मच गया। भारी बारिश ने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर संकट खड़ा कर दिया है। इमारत में मौजूद शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर पानी टपक रहा है। मजार पर बारिश की बूंदें गिरने से पुरातत्व विभाग के अधिकारी असमंजस में है। पानी कहां से टपक रहा है, इसकी जांच की जा रही है। अधीक्षक पुरातत्वविद ने कर्मचारियों को निगरानी पर लगा दिया है। वहां मौजूद कर्मचारियों ने देखा कि पानी की बूंदें ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे बनी शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर गिर रही है। उन्होंने इसकी जानकारी पुरातत्व अधिकारी को दी। उन्होंने मौके पर जाकर बूंदें गिरने की वजह जानी। अधीक्षण पुरातत्विक डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी कहां से टपक रहा है, इसकी जांच की जा रही है। उनका कहना है कि गुंबद का कोई पत्थर क्रैक होने या सीलन से पानी टपक सकता है। पटेल ने आगे बताया कि ज्यादा बारिश होने से पत्थरों में नमी आने से भी पानी की बूंदें टपक सकती है। इसके लिए कर्मचारियों को निगरानी पर लगाया गया है। जांच की जा रही है कि जिस स्थान पर पानी की बूंदें गिरी है वो लगातार इसी स्थिति में है या कभी कभी गिर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे भी परिस्थिति में पानी आ रहा है पता लगाकर उसको सही कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल को प्यार की निशानी के तौर पर भी जाना जाता है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। इसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। ताजमहल की खूबसूरती, नक्काशी और गहन शिल्पकला उन कारीगरों की मेहनत की निशानी है। ताजमहल का निर्माण सन 1632 से 1653 तक चला था। इसे बनाने में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का इस्तेमाल किया गया था। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।